वेलकम टू तरुण आईएएस। माय नेम इज रोहित कुमार। आज हम बात करेंगे 12 दिसंबर 2022 के करंट अफेयर, जो कि प्रीलिम्स के बेस के आधार पर है। तो एक एक करके देखते हैं, ये 5 सबसे प्रमुख जो करंट अफेयर हैं उसकी चर्चा करते हैं। एक कैक्टस से संबंधित है, दूसरा इकोनॉमिक, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की अगर बात करें तो, दूसरा आपका एजिनोमोटो और मैरीशियस और डिस्ट्रिक्ट एज अ एक्सपोर्ट हब इनिशिएटिव। ये 5 सबसे प्रमुख है। तो एक एक करके चर्चा करते हैं कि है क्या। सबसे पहले हम बात करते हैं कैक्टस से रिलेटेड। कैक्टस की बात करते हैं, कैक्टस है क्या। आप सभी को पता होगा कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये न्यूज में इंपॉर्टेंट इसके पीछे, उन्होंने एक मीटिंग के दौरान में कंसुलेशंस किया, अर्थात मीटिंग किया, आपस में वार्तालाप किया, बातें किया और उस बात में कहा कि हम लोगों को कैक्टस प्लांटेशंस एज इकोनॉमिक यूज ऑफ पर्पस के लिए कैक्टस का प्लांटेशन करना चाहिए। हमें कैक्टस को रोकना चाहिए और वो जो कैक्टस होगा इकोनॉमिक यूजेस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अब सवाल ये है कि ऐसा क्या है कैक्टस के अंदर में जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ द रूरल डेवलपमेंट जो है इस पर प्लांट करने पर इसे जोर दे रहे हैं। कैक्टस की बात करो तो कैक्टस एक ज़ैरोफाइटिक्स प्लांट्स है, खास करके उस क्षेत्र में ज्यादा उगते हैं जो थार रेगिस्तान से संबंधित डेजर्ट वाला इलाका होता है। ज़ैरोफाइटिक्स प्लांट्स जो है जो खास करके स्लोअर पेस के पर धीरे धीरे उगता है। कैक्टस जो है अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड टू लार्ज कॉन्सेंट्रेशंस इज फाउंड अराउंड टू लैटिट्यूड ऑफ 30 डिग्री सेंटीग्रेड। वो क्षेत्र जो है उसमें सबसे ज्यादा जहां जिसकी तापमान 30 डिग्री से अधिक वाले नॉर्थ और 30 डिग्री से साउथ वाले इलाका जो इक्वेटर वाला रीजन है, जो भूमध्य रेखा वाला रीजन है, उन सभी क्षेत्रों में कैक्टस बहुत ज्यादा मिलते हैं। खास करके नॉर्थ और साउथ अमेरिका के अगर हम बात करें, हाईएस्ट नंबर ऑफ द स्पीसीज जो है इन कंट्री में आपको कैक्टस देखने को मिलता है। कैक्टस जो है आप कह सकते हैं जेली टाइप का प्लांट्स है। अब आप बात कर सकते हैं कि उसके अंदर में जो कैक्टस का यूज जो है 80% लेस वाटर देन ट्रेडिशनल क्रॉप्स। ये वाटर को अपनी बॉडी के अंदर में स्टोर करता है। आप अगर देखेंगे तो वाटर की बहुत कम जरूरत पड़ती है इसमें। तो इसमें एक तरीके से कह सकते हैं कि इट्स अ फ्रूट इज यूज एज ए, उसका जो कैक्टस का जो फ्रूट्स है उसका जो यूज है वो खास करके जैम और जेलीज है ना कि प्रयोग में लाया जाता है। जैम और जेली बनाया जाता है क्योंकि हाई शुगर कंटेंट उसके अंदर में होता है। और रेस्ट ऑफ द क्रॉप जो है ना ह्यूमन कंजप्शंस के लिए आप कह सकते हैं या एनिमल के फॉर्स के लिए ये महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए ये मिनिस्ट्री कह रही है कि भाई आप कैक्टस के प्लांटेशंस को करें। आपका जिस प्रकार से क्लाइमेट चेंज हो रहा है उस क्लाइमेट चेंज के कारण जो है टेम्परेचर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, एक्सट्रीम टेम्परेचर, और ये प्लांट जो है एक्सट्रीम टेम्परेचर को विथ स्टैंड कर सकता है, सहन कर सकता है आपका। तो इसलिए भी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हीट को टॉलरेंस करने की कैपेसिटी इसके अंदर में ज्यादा होती है। तो ये बात है। दूसरा इकोनॉमिक से रिलेटेड है आपका अनहेल्दी सब्सिडीज की बात कर रहे हैं। हम सभी को पता होगा कि हमारे देश के अंदर में सब्सिडी जो है हर चीज पर सब्सिडी की बात चलती है। अनहेल्दी सब्सिडीज इसमें एक चर्चा किया गया। इसमें अनहेल्दी सब्सिडी में ये है, आपका देख सकते हैं कि भाई सब्सिडी के कारण जो है बजट डेफिसिट बहुत ज्यादा होता है। जिस क्षेत्र में सब्सिडी चाहिए उसी क्षेत्र में अगर सब्सिडी हो तो ज्यादा बेटर है। तो नरेंद्र मोदी हमारी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनकी जो सरकार है वो एम्बिशियस सब्सिडी की बात कर रहे हैं, जैसे कि सॉइल हेल्थ कार्ड हुआ, आपका नीम कोटिंग ऑफ द यूरिया हुआ। इस तरीके से एनुअल जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स का कंजप्शन जो होता है, तो कहा कि भाई उसी क्षेत्र में सब्सिडी मिलना चाहिए जिस क्षेत्र में ज्यादातर महत्वपूर्ण हो। तो इन्होंने कहा कि अनहेल्दी सब्सिडीज की बात इस पर चर्चा की है। सो इसके अंदर में कहा कि बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर, हाउ द फार फ्रॉम द आपका विनिंग फार्मर फ्रॉम द यूरिया 30 to 35 पर आप यूरिया इतना ज्यादा यूज करते हो, यूरिया पर सब्सिडीज है, फास्फोरस पर सब्सिडी, हमारे फर्टिलाइजर पर सब्सिडी है। तो कैसे इसको कम किया जाए, फास्फोरस, पोटास, सल्फर है ना, डिफरेंट इसको कम किया जाए। अब इससे उन्होंने कहा कि भाई गवर्नमेंट ने फिक्स किया, मैक्सिमम रिटेल एमआरपी प्राइस फिक्स किया है और इस साल यूरिया पर 5628 पर टन यूरिया खरीदने पर उसका मूल्य कितना होगा, 5628 होगा। तो सरकार एमआरपी इसके अलावा अदर्स जो फर्टिलाइजर है उस पर भी उन्होंने फिक्स किया, उसके डिस्काउंट को फिक्स किया 29,000। तो ये चीजें इस पर बात कर रही है। नेक्स्ट है आपका जो एजिनोमोटो, एक जापानी सीजनिंग की बात की जाती है। सो दिल्ली हाई कोर्ट
halted the release of other film title Ajinomoto after the Japan-based seasoning manufacturers claim infringements of the 113-year-old registered trademark. सो एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है जिसका नाम है एजिनोमोटो, एजिनोमोटो है आपका। सो दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर कहा कि भाई एक फिल्म जो टाइटल है एजिनोमोटो, जापानीज बेस्ड सीजनिंग है मैन्युफैक्चरर, उन्होंने क्लेम किया इस पर 113 साल पुराना ये टाइटल है, इस चीज़ों पर ये ट्रेडमार्क है इसको लेकर। तो देखते हैं इसका क्या चर्चा है इससे संबंधित। ये जो है आपका एजिनोमोटो हाउ टू जापानीज सीजनिंग बिकम टू पॉपुलर ग्लोबली, है ना, पूरे विश्व के अंदर में ये काफी फेमस रहा है आपका। दिल्ली हाई कोर्ट रिसेंटली ने हॉल्टेड द रिलीज ऑफ फिल्म टाइटल एजिनोमो, तो उन्होंने एजिनोमोटो टाइटल आफ्टर जापानीज बेस्ड सीजनिंग मैन्युफैक्चरर्स क्लेम टू इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द 113-year-old रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क एजिनोमोटो विच इज प्राइमरली यूज्ड फॉर द प्रोडक्ट ऑफ मोनोसोडियम। एक्चुअली एक कंपनी हुआ करता है जापान का, वो कंपनी जापान का जिसका नाम है मोनोसोडियम, तो उनका ट्रेडमार्क है एजिनोमोटो और इसको एज ए फिल्म के तौर पे इसको यूज किया जाता है। तो इसको लेकर काफी चर्चा है। सो मेकर ऑफ सीजनिंग claim using the word to imply to a negative characteristic suggest by the filmmaker। फिल्म बना रही है, फिल्म का टाइटल रखा है एजिनोमोटो, तो उन्होंने कहा कि अगर आप हमारे फिल्म में नेगेटिव कैरेक्टर को अगर दिखाएंगे तो इससे हमारे बिजनेस, हमारे उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो इस चीज को लेकर हाई कोर्ट को रोकने की बात करें। 1908 में किकुने लिगा नाम का एक केमिस्ट्री प्रोफेसर हुआ करते थे टोक्यो में, इंपीरियल यूनिवर्सिटी में, तो उन्होंने एक फार्मास्यूटिकल, एक फिल्म सुजुकी फार्मास्यूटिकल के मदद से इन्होंने ये बनाया था, फूड एडॉप्टिंग टू ऑल दिस थिंग। तो इसी से रिलेटेड इस पर चर्चा है, धीरे धीरे ये चीज पर आएगी, है ना। तो इससे रिलेटेड हम इन चीजों पर हम बात करेंगे, क्योंकि अभी तो उतना ज्यादा है नहीं, अभी तो आया है, अभी इस पर काफी चर्चा भी चलने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका न्यूज है आपका डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब। कहा जा रहा है कि डिस्ट्रिक्ट को एज एक्सपोर्ट हब के तौर पर बनाना चाहिए। आपको पता होगा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यूपी गवर्नमेंट ने लाई थी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की शुरुआत आपको शुरुआती दौर पर हुआ था और उसको डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब के तौर पर इसको मर्ज किया गया, इन दोनों को मर्ज किया गया। तो डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब मतलब किसी एक को, डिस्ट्रिक्ट को ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर सब तैयार करो कि वहां से एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट की प्रक्रिया शुरू हो। उसका कोई प्रोडक्ट, जैसे मान लिया कि बनारस की साड़ी है ना, या कानपुर के कोई लेदर का प्रोडक्ट हुआ, तो वो कानपुर भी एक डिस्ट्रिक्ट अपने आप में है, तो उस फॉर्म में कह सकते हैं कि उसे डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब बना सकते हैं। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को और उसको ऑपरेशंस को मर्ज किया गया है, एक प्रोग्राम जिसका नाम है डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब के तौर पर उसको मर्ज कर दिया गया है ना, इसकी शुरुआत की जा रही है। इसके बारे में थोड़ी सी और जान लेते हैं कि डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब की शुरुआत जो है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के द्वारा किया गया, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा और डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा, इन लोगों ने इसकी शुरुआत की है। इसके तहत जो प्रोडक्ट और सर्विसेज होगा, जैसे जीआई टैग वाले प्रोडक्ट होंगे, जोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशंस वाला प्रोडक्ट होगा, एग्रीकल्चर क्लस्टर होगा, टॉय खिलौना होगा आपका, ये सभी को एक पोटेंशियली तौर पर एक्सपोर्ट किया जाएगा। मान लिया कि कोई डिस्ट्रिक्ट है, वहां का जीआई टैग है पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, तो उसको एज ए एक्सपोर्ट किया जाएगा ताकि और उस डिस्ट्रिक्ट को एज ए डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब के तौर पर उसकी शुरुआत की जाएगी। तो ये चीजें हैं इसके अंदर में। सो डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट एक्शंस प्लान शुरुआत होगा, इसकी प्रॉपर तरीके से की जा रही है और स्टेट भी इसमें मदद करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट मदद करेगी, सारे डिपार्टमेंट इस पर काम करेंगे। तो ये 5 आज सबसे प्रमुख था। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर से मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।